हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। और जितने जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग दे रहे हो ना, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं आप लोग को टाइम से एपिसोड नहीं दे पाती हूँ कभी कभी। और मुझसे नहीं हो पाता है कभी कभी, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। डिले हो गया आज भी। तो चलिए और ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ इस कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अहान ने माहिर को अपने घर पर आने के लिए इनविटेशन दे दिया था। वही माहिर इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसे भी अब मिंगल होना था, उसे भी कोई रिलेशनशिप के लिए लड़की चाहिए थी और उसे वो मिल नहीं रही थी। या फिर यूँ कह सकते हैं कि माहिर का दिल कहीं और ही लग चुका था। जैसे ही अहान ने उसे अपने घर के लिए इन्विटेशन दिया था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वही माहिर अभी बहुत खुश हो ही रहा था कि तभी अहान उससे कहते हैं लैब चलना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। माहिर जैसे ही सुनता है वो आहान से कहता है पर लैब क्यों। आहान जो कहते हैं मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। अचानक से ये डील ऐसे तो कैंसिल नहीं हो सकती। या तो प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है या फिर काम में। माहिर जो कहता है देख यार, वो बंदा चाहता ही नहीं था कि हमारी कंपनी के साथ उसकी डीलिंग हो और उसने हमारा काम देखा ही नहीं। जेनी प्रोजेक्ट को तो उसने एक बार भी अपनी आंखों से देखा ही नहीं। उससे पहले उसने बोल दिया कि उसे डील कैंसिल करना है। आहान जो माहिर को देखते हुए कहते हैं तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। मुझे एक बार चल करके खुद राउंड लेने दो और ऑब्जर्व करने दो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। त्रिनेत्र डायनामिक्स के लिए ये काफ़ी इंसल्टिंग वाली बात है कि कोई आकर के मेरे सामने डील कैंसिल करके चला जाता है। आहान खुराना के सामने लोग ठीक से बात नहीं कर पाते और वो इतना कॉन्फिडेंस से ये बोल करके गया है कि उसे 6 महीने में मेरे जैसा रोबोट किसी और कंपनी से मिल जाएगा। माहिर जो कहता है ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं यार, वैसे भी हम बहुत अच्छे से। कि तब यहाँ से रोकते हुए कहते हैं काम में मुझे यारा यारी नहीं चाहिए। माहिर बी सीरियस अबाउट दैट। कंपनी को वर्ल्ड की टॉप रैंक पर ले जाना कोई मामूली बात नहीं होती है। छोटी से छोटी मिस्टेक को मैं बहुत ही गौर से नोटिस करता हूँ और तुम्हारी बातों से लग रहा है कि अब तो मुझे राउंड ले ही लेना चाहिए। और ये बोल करके अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। आज इस वक्त अपने एक हाथ को अपने पॉकेट के अंदर डाले हुए थे। वहीं माहिर और साथ ही यशवी भी उनके साथ ही साथ लैब आ रहे थे। लैब के अंदर का माहौल, अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइट लाइटिंग्स थी, साथ ही साथ कुछ जगह पर ब्लू लाइटिंग्स चल रही थी। स्पेशल जेनी का प्रोजेक्ट जो कि ज़ोरों शोरों से लगा हुआ था। वैसे तो आज डील कैंसिल हो गई थी मगर इस प्रोजेक्ट को अहान ने रोकने के लिए मना कर दिया था। अंदर लगातार मैकेनिकल आवाज़ें चल रही थी कि तभी अचानक से लैब का दरवाज़ा हल्का सा स्लाइड होता है जिससे सब लोग की सांसें थोड़ी थम जाती हैं। वैसे तो सारे मैकेनिक्स को पहले ही यशवीर ने ये इन्फॉर्म कर दिया था कि अहान अंदर आकर के राउंड लेंगे और चीज़ों को काफ़ी गौर से नोटिस भी करने वाले हैं क्योंकि आज सर का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ है। अहान ने इस वक्त ब्लैक फॉर्मल शर्ट पहन रखी थी, साथ ही उसका स्लीव्स उन्होंने आम तक फोल्ड कर रखा था। उसके ऊपर उन्होंने स्टील ग्रे वेस्ट कोट पहन रखा था। अहान के चेहरे पर हमेशा की तरह आज भी स्ट्रिक्टनेस थी और फिर वो अंदर की तरफ काफ़ी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे उनके कदम इस वक्त लैब के लोगों को सुनाई दे रहे थे, सबके दिल की धुक-धुकी बढ़ चुकी थी। स्पेशली एक सुपरवाइज़र की जो कि जेनी के प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था। वो अपने दिल पर हाथ रखे हुए कहता है हे भगवान जी, प्लीज़ प्लीज़ आज बचा लीजिएगा। मुझे पता है मैंने ज़िंदगी में पहली बार गलती की और वो भी इतनी बड़ी गलती। कि तभी हाँ जो कि अब जेनी के ठीक सामने आकर के खड़े हो चुके थे और वो जेनी के सामने आकर के मेटल फ्रेम को अपने हाथों से छूते हैं जो कि एक फीमेल ह्यूमनॉइड टॉर्सो से बनाया गया था। और वहीं उसका चेहरा भी अभी सिर्फ आधा ही तैयार हुआ था। वो मैकेनिक जो कि अपने सिर को नीचे झुकाया हुआ था। आहान जो पहले आसपास के लोगों को देखते हैं और फिर उसे मैकेनिक यानी कि सुपरवाइज़र को देखते हुए कहते हैं प्रॉब्लम क्या है। अच्छे से पता है कि कोई भी बिजनेसमैन अचानक से किसी डील को कैंसिल नहीं करेगा, वो भी अपना 50% लॉस करके। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम हुई कहाँ। वही वो सुपरवाइज़र जिसका नाम वत्सल था वो डरते हुए कहता है सर पिछले वेंडर ने जो सर्किट्स भेजे थे वो अनस्टेबल थे। आज सुबह ही डील ऑफिशियली टर्मिनेट कर दी गई है। आज जैसे ही सुनते हैं वो अपनी एक भावे को चढ़ाते हुए कहते हैं पता है मुझे डील को टर्मिनेट कर दिया गया है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि ये टर्मिनेशन हुई क्यों, आखिर डील कैंसिल हुई कैसे। वत्सल जो कहता है सर वो अंदर नहीं आए थे, उन्होंने काम को नहीं देखा। इवन मैं इसे खुद ही अमेंड करने की तब से कोशिश कर रहा था। अब ये हो जाएगा सर जल्दी ही। आहान जो कहते हैं जल्दी करो या बहुत जल्दी करो लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग, अभी तक हमारे रोबोट्स में वर्ल्ड का क्या रिकॉर्ड बना है यशवीर। यशवीर जो आहान को बताता है
सर आपने $57 मिलियन बनाए तो थे, मगर आपने उसे सेल नहीं किया था, जिसकी वजह से स्टीफन जोसेफ की कंपनी जो कि अभी आपके अंडर में आ चुकी है उसने $47 मिलियन का डील किया था, यानी कि अभी तक का रिकॉर्ड $47 मिलियन ही पहुंचा है। वह यशवीर की बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर सामने देखते हुए कहते हैं, मेक श्योर इसकी डीलिंग $57 मिलियन में कंफर्म हो। जेनी, प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान लगाओ और जितने भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है मुझसे बोलो, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है मुझसे बोलो, मुझे इसमें कोई भी गलती नहीं चाहिए। सामने खड़ा वत्सल जो कि तुरंत ही अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, जी सर। जब वत्सल को देखते हुए कहते हैं, वेल ये सब मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ। और फिर उसके ठीक बगल में एक जूनियर सुपरवाइज़र को देखते हैं और उसे अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, इस प्रोजेक्ट को करते हुए तुम्हें कितना टाइम हुआ है। वो आदमी जो कहता है, सर अभी तो 15 ही दिन से शुरू है। जो कहते हैं, और तुम्हारी ज्वाइनिंग कब से हुई यहाँ पर। वो बंदा जो कि बताता है, सर मैं 3 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जो कहते हैं, 3 साल ठीक है, एक्सपीरियंस ज़्यादा कम तो नहीं तुम्हारा, अब इस प्रोजेक्ट को तुम लीड कर रहे हो। वत्सल एकदम से आन के सामने आते हुए कहता है, सर मेरी नौकरी, मुझे पता है सर, मुझसे गलती हो गई है, मैंने वेंडर को बोला भी था और मैं सर्किट को तुरंत ही चेंज भी कर रहा हूँ सर, प्लीज़ सर। वो आई अंडरस्टैंड कि मेटल फ्रेम लगाने के बाद ये पता चलने की वजह से काफ़ी लॉस कि तभी यहाँ उससे कहते हैं, दैट्स ऑल, बकवास मत करो मेरे सामने। ये डील तुम्हारी वजह से टर्मिनेट हुई है या नहीं मुझे नहीं पता। और फिर वह यशवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, लेकिन इसकी टर्मिनेशन ऑर्डर आज के आज ही निकलवा दो। वत्सल जो तुरंत ही अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे यार गई मेरी ज़िंदगी भाड़ में, अब क्या करूँगा मैं। यश आहन इतना बोल करके तुरंत ही वहाँ से मुड़ गए थे। वहीं जैसे ही आहन बाहर निकले थे सबकी जान में जान आई थी। वत्सल जो तुरंत ही अपने सर पर हाथ रख करके वहीं स्टूल पर बैठते हुए कहता है, अरे यार छोटी सी गलती, एक सर्किट की वजह से पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी। तो इतना अच्छा खासा सैलरी मिलता था यार यहाँ पर। सब लोग उसे समझाते हैं और कहते हैं, एक काम करो, यशवीर सर से बात करो। वहीं दूसरा आदमी जो कहता है, मैं तो कहता हूँ माहिर सर से बात करो, माहिर सर उनके दोस्त हैं, ज़रूर मान जाएंगे आंसर उनकी। वत्सल यहाँ पर 8 साल से काम कर रहा था और वहीं उसके काम में कभी भी कोई गलती नहीं आई थी। आज पहली गलती और उसकी टर्मिनेशन ऑर्डर तुरंत ही आ गया। इस बात को सहन करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था और वो खुद से कहता है, आज उनके मेंशन जाकर के उनके पैर पड़ जाऊँगा, किसी भी हालत में आज मुझे ये नौकरी बचानी होगी। वहीं दूसरी तरफ यशवीर जो थोड़ा डरते हुए से कहता है, सर वो टर्मिनेशन ऑर्डर आपने उसे डराने के लिए बोला था ना। जैसे यशवीर की बात सुनते वो हल्का सा अपने गर्दन को उसकी तरफ टिल्ट करते हैं और फिर से सामने की तरफ देखते हुए अपने कैबिन में आते हुए कहते हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं, मेरी बात को इतना नॉन सीरियस कब से लेने लगे तुम। यशवीर जो कहता है, सर तो सच में उन्हें निकालना है। जो कहते हैं, तुम खुद निकाल रहे हो या फिर मैं। यशवीर जब समझ गया था कि आगे आहन की क्या धमकी आने वाली है, जिसकी वजह से वो तुरंत अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहता है, नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल मत निकालिएगा, अब मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज़ सर। और ये बोल करके अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है, 20 दिन बाद मुझे उसके घर भी जाना है ना, और अगर हीरे की अंगूठी नहीं लेकर के गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और बजट भी इतना ज़्यादा नहीं है सर, शादी भी करनी है, बच्चे को भी संभालना होगा, पैसों की ज़रूरत। कि तभी हाँ अपने हाथ को दिखाते हुए कहते हैं, बस निकाल नहीं रहा हो तो मैं, टर्मिनेशन ऑर्डर उसकी रेडी करो। और ये बोल करके अपने चेयर पर आकर के बैठते हैं और फिर यशवीर से कहते हैं, और जा करके मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी मंगवाओ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। यशवीर तुरंत ही उनकी बात को सुनता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं माहिर भी बाहर ही खड़ा था और वह यशवीर से पूछता है, क्या बात है, सब ठीक तो है। यशवीर जो कहता है, कहाँ कुछ ठीक है, सर का मूड ऑफ है और बेचारा वत्सल गया काम से। माहिर जब सर को पकड़ते हुए कहता है, कहीं ऐसा ना हो रात के डिनर का इन्विटेशन भी मेरा कैंसिल हो जाए, कितने मुश्किल से आज लीली से मिलने वाला था, खैर मुझे क्या है, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा। वह इसी तरह से आहन अपने काम को लगातार जारी रखे हुए थे और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर कौन सी कंपनी है जो उनको टक्कर देने के लिए खड़ी हो गई है। आहन की कंपनी का एक्सपेंस अब काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, यानी उनकी कंपनी का अब पूरी तरह से डबल एक्सपेंस बन चुका था जब से रोबोटिक वर्ल्ड उनकी कंपनी के अंडर में आया था। लगभग इसी तरह से आज आहन के पूरे दिन काफ़ी बिजी में निकल गया था और अब लगभग रात के 9:30 बज चुके थे। आहन अभी भी अपने लैपटॉप में लगातार सारी कंपनीज के बारे में डिटेल्स पढ़ते हुए रिसर्च कर रहे थे कि तभी माहिर जो कि बिना परमिशन के अंदर आते हुए कहता है, चलना नहीं है भाई। आहन जो तुरंत ही अपने ग्लासेस को निकालते हुए उसे घूरते हुए कहते हैं, मेरे केबिन तुम्हारा कोई बेडरूम है जो बिना पूछे आ जाते हो?
माहिर तुरंत ही अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहता है, अरे यार ऑफिस टाइम खत्म हो चुका, 8 बजे खत्म हो जाता है। अब तू एक्स्ट्रा टाइम मुझसे काम करवाएगा तो तुझे क्या लगता है मैं तुम्हें तुझे ज़िंदगी भर इज्जत देता रहूँगा? मुझसे नहीं हो पाएगा भाई इतना काम। आज एक बार उसे घूरते हैं और फिर अपने ग्लासेस को निकालते हुए अपने लैपटॉप को बंद करते हुए कहते हैं, चल रहा है। लेकिन एक मिनट, तू क्यों चल रहा है? माहिर जो कहता है, अरे यार अभी सुबह तो तूने इतने प्यार से बोला था कि आ जाना माहिर, अच्छा लगेगा तू आएगा डिनर पर। तो वैसे तो आहान का मूड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, मगर माहिर जो लगातार रिक्वेस्ट करते हुए आहान के पीछे पीछे चलने लगता है। और आज माहिर किसी भी हालत में उनके यहाँ डिनर तो करने ही वाला था। आहान जो कि अपनी गाड़ी के आकर के पहले तो ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले होते हैं, लेकिन तभी यशवीर जो कि अंदर आते हुए कहता है, सर अगर आप परेशान मत होइए, ड्राइव मैं कर लेता हूँ, वैसे भी आपका मूड थोड़ा ख़राब लग रहा है। आहान जो उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, अगर काम अच्छे से करते तो मेरा मूड ख़राब नहीं होता और मेरे बारे में इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ड्राइव कर लूँगा। कि तभी माहिर जो पीछे से थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अरे समझना यार, वैसे भी सारे खूबसूरत लड़कियों को तो तुमने अपने मेंशन में घुसा रखा है, तो हम जैसे बंदे कहाँ जाएंगे। यशवीर अपने चेहरे को नीचे किया हुआ था और वो भी आहान से मन ही मन रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आहान पहले उसको ध्यान से देखते हैं और फिर खुद ही पैसेंजर सीट के पास आते हुए कहते हैं, बैठो और जल्दी चलो। आहान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। वहीं माहिर जो उनके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या बात है, आज टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। अभी आज सुबह ही तेरी तारीफ की थी कि शादी होने के बाद तेरा मूड काफ़ी बेहतर रहने लगा है, तो गुस्सा भी नहीं करता, परेशान भी नहीं होता। अचानक से सारी परेशानियां बढ़ गई तेरी। आहान जो कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो मुझसे भी बेहतर काम करना शुरू कर दी है और मेरे सामने आकर के टक्कर लेना शुरू कर दी है, क्या उसे डर नहीं है। माहिर जो कहता है, भाई तो कितना बड़ा गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहा है यार। अरे दूसरी कंपनियां भी काम कर रही हैं, कोई अगर टॉप जगह पर चला गया तो उसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तू अपने काम पर फोकस कर। हाँ जो यशवीर से कहते हैं, टेप है क्या तुम्हारे पास? यशवीर तुरंत ही अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, सॉरी सर पर टेप तो नहीं रखता मैं। माहिर जो तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं बोलूंगा मैं, कुछ ज्ञान भी देता हूँ तो तू नाराज हो जाता है। हाँ जो माहिर की बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसका जवाब देते हुए कहते हैं, बात ये नहीं है कि मुझे कंपटीशन करना है, बात यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी हिम्मत आई किस में। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पुराना दुश्मन दोबारा से मेरे सामने आकर के खड़ा हो रहा है। माहिर जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, भाई तू तो सबसे दुश्मनी लेते फिरता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी कंपनी रोबोट्स वगैरह को डेवलप करती है ना, सबके साथ तूने दुश्मनी ले रखी है। यशवीर जो कहता है, सर पुरानी दुश्मनी तो सिर्फ स्टीवन जोसेफ से थी और आपने तो उसे पहले ही ख़त्म कर दिया, फिर प्रॉब्लम। आन जो कहते हैं, किसी और की भी कंपनी है जिसका मुझे अंदाज़ा है कि वो मेरे साथ टक्कर लेने की हिम्मत कर सकती है। यशवीर जो कहता है, सर जब से रोबोटिक वर्ल्ड हमारी कंपनी के साथ जुड़ी है और हमारे अंडर में आ चुकी है, तब से सर पूरे वर्ल्ड में हमारी कंपनी जितना एक्सपेंस किसी का नहीं है। माहिर जो इस बारे में नहीं जानता था कि स्टीफन जोसेफ को किसने मारा है, दिमाग काम करता है और वो आहान से कहता है, वैसे स्टीफन जोसेफ की कंपनी तेरी कंपनी के अंदर में क्यों आ गई? मतलब अचानक से क्या हुआ कि स्टीफन जोसेफ ने पगला करके तेरी कंपनी में साइन किया और फिर वो मर गया? हाँ जो तुरंत ही मुड़ करके एक बार माहिर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चुप रहोगे या फिर गाड़ी से निकाल करके बाहर फेंक दूँ। माहिर जो फिर से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, कोई इज्जत ही नहीं है यार मेरी तो, रहने दो, कुछ नहीं बोल रहा मैं। आन के हाथ में इस वक्त उनका फ़ोन था और वो लगातार अपनी उंगलियों से उस पर टैप किए जा रहे थे और साथ ही उनकी आंखें भी अब थोड़ी बंद हो गई थी। उनके माथे पर भी हल्की हल्की शिकन नजर आ रही थी, जैसे वो किसी बात को लेकर के अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हों। यशवीर जो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है, मगर माहिर तो अपने ही मज़े में मस्त था। उसे तो आज लिली से अपने फीलिंग्स की कॉन्फेशन करनी थी। वहीं आहान अब अपने मेंशन में पहुंच चुके थे। माहिर और यशवीर तो नीचे ही लग गए थे, लेकिन आहान को जल्द से जल्द ऊपर आना था और वो जैसे अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखते हैं कि अभी भी ईरा जो कि श्रेजल को पढ़ाए ही जा रहा है। श्रेजल जो लगातार अपने हाथ से नोटबुक पर कुछ लिखे जा रही थी। इवन वो अपनी पढ़ाई में इतना ज़्यादा व्यस्त थी कि आहान के अंदर आने के बावजूद भी उसने आहान को नोटिस नहीं किया था। आहान का मूड तो पहले से ही थोड़ा ऑफ था, ऊपर से श्रेजल का इस तरह इग्नोरेंस करना उनको और ज़्यादा गुस्सा दिला देता है और वो अब श्रेजल पर तो नाराज़ हो नहीं सकते थे, जिसकी वजह से वो ईरा पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, गेट आउट ईरा, पढ़ाने के लिए बोला था, एक ही दिन में उसको एंट्रेंस एग्जाम पास करवाने के लिए नहीं कहा है, आज रात ही डॉक्टर बना दोगे उसको। ईरा तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है और आहान के ऑर्डर को तुरंत ही फॉलो करते हुए कहता है, माय बैड सर, पर ये लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करती है, इतना ज़्यादा कि मैं खुद भी थक गया हूँ। वैसे तो थकने जैसा वर्ड मेरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, मगर ये लड़की बहुत क्वेश्चन करती है।
श्रीजल भी आहन की आवाज़ को सुन करके तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और धीरे धीरे करके वो आहन की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ा ली थी। लेकिन जैसे ही आहन की और ज़्यादा स्ट्रिक्ट टोन वो ईरा के लिए सुनती है, वो अपनी जगह पर पूरी तरह से स्टैचू बन चुकी थी। श्रीजल जो अपने ही सर पर धीरे से रब करते हुए कहती है, आज क्या हो गया? अभी सुबह तो मूड अच्छा था इनका, एक तो हर पल गुस्साते ही रहते हैं ये। आहन जो ईरा को वार्न करते हुए कहते हैं, शट अप, जस्ट कीप योर माउथ क्वाइट एंड गेट लॉस्ट। ईरा तुरंत ही अपने छोटे छोटे कदमों से रूम के बाहर निकल जाता है। वहीं श्रीजल जो इधर उधर अपनी चेहरे को करते हुए आहन के बगल में खड़ी थी। आहन जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, कब से पढ़ रही हो तुम? श्रीजल जो अपने चेहरे को हल्का सा आहन की तरफ उठाकर देखते हुए कहती है, जब से हम गए थे तब से पढ़ ही रही थी। आहन जो कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी है? मैं 1 बजे यहाँ से चला गया था। इट मीन्स कि तुम तब से लेकर के अब तक पढ़ाई कर रही हो। श्रीजल जो कहती है, अब पता ही नहीं चला ना टाइम का, बहुत सारा पढ़ना था इसलिए। और फिर ये बोल कर के अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। इस वक्त उसके बाल खुले हुए थे और वहीं उसकी टी शर्ट जो काफ़ी ज़्यादा लूज थी। आज उससे कहते हैं, तब तो तुमने खाना भी स्किप कर दिया होगा राइट? श्रीजल जो थोड़ा डरते हुए अपने चेहरे को धीरे से हाँ मिलाते हुए कहती है, सॉरी वो मैं। हाँ जो कहते हैं, तुम अपना ख्याल मत रखो ठीक है? मैं कंपनी भी देखूँ, अपना काम भी देखूँ, तुम्हें भी देखूँ और ऑब्वियसली तुम्हें खाना भी खिलाऊँ अपने हाथ से, तब जा करके तुम खाना खाओगी राइट? श्रीजल जो अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। आहन को पता था कि इस वक्त उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ऊपर से श्रीजल भी हल्का हल्का अपने टोन को स्लो कर चुकी है। इसका मतलब ये था कि श्रीजल फिर से धीरे धीरे उनसे डरना शुरू कर चुकी है। आहन नहीं चाहते थे कि दोबारा से वो श्रीजल को अपनी गुस्से की वजह से हर्ट करे, जिसकी वजह से वो खुद ही वार्डरोब के पास आते हैं और अपने कपड़े को लेकर के अपने शूज़ को निकालते हैं और बाथरूम की तरफ शावर लेने के लिए चले जाते हैं। श्रीजल जो जल्दी जल्दी अपने सारे बुक्स वगैरह को अपने वार्डरोब में ले जा करके रख देती है और आहन के आने का वेट करने लगती है। साथ ही वो भगवान से प्रे कर रही थी कि फिर से आहन उस पर नाराज़ ना हो। वहीं आहन इस वक्त शावर के नीचे कुछ सोचे जा रहे थे और वो बार बार अपने सर से पानी को नीचे की तरफ लाते हुए अपने हाथ से अपने चेहरे को साफ करते हुए कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। मेरी ज़िंदगी में दोबारा से दखल अंदाजी देने की हिम्मत मत करिएगा आप। अब तक अपनी डैड की वजह से चुप था। अगर आपने कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कभी मेरे डैड की वाइफ भी हुआ करती थी। और वो अपने शावर को ऑफ करते हैं और टॉवल से अपने चेहरे को पोंछने लगते हैं। साथ ही वो शीशे के सामने आकर के खुद से कहते हैं, श्रीजल को मेरे गुस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरा गुस्सा थोड़ा भी उसके सामने आया तो वो डर जाएगी। आहन खुराना, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। उसके सामने कोई गुस्सा नहीं। और ये खुद से ही वो मिरर में बोल रहे थे। आहन जो अपने कपड़े को चेंज करते हैं और बाहर की तरफ अपने बाल को सुखाते हुए आ जाते हैं। श्रीजल जो भी बेड पर ही बैठी हुई थी, जैसे वो आहन को बाहर आता हुआ देखती है, वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँ? आहन तुरंत ही श्रीजल को देखते हैं और फिर अपनी टॉवल को उसके पास फेंकते हुए कहते हैं, पहले से सुखा कर आओ। श्रीजल जो कहती है, मैं इसे ड्रायर मशीन में डाल कर आती हूँ। आहन जो से कहते हैं, पहले तो तुम इसे बालकनी में सुखाया करती थी। श्रीजल जो अपनी ही हरकतों पर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मुझे पता नहीं था ना कि ऐसी भी कोई मशीन होती है जो कपड़ा भी सुखा देती है। आहन जो कहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें नहीं पता हो तो अच्छा है, जाओ इसे बालकनी में डाल दो। श्रीजल जो कहती है, पर आहन जो कहते हैं, मैंने कहा ना डाल दो। श्रीजल जो बालकनी की तरफ चली जाती है और वहीं बालकनी के रेलिंग पर वो भी उस टॉवल को डाल ही लेती कि तभी पीछे से आहन उसको हल्का सा हक करते हुए कहते हैं, डांट दिया मैंने तुम्हें। श्रीजल जो कहती है, नहीं नहीं आपने डांटा कहाँ? आहन जो कहते हैं, तुम खाना नहीं खाती तो मुझे गुस्सा आ जाता है। एक तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है, पतली सी तो हो तुम, थोड़ा सा डांटता हूँ पूरी तरह से कांप जाती हो। मैं चाहता हूँ तुम स्ट्रांग बनो। श्रीजल जी कहती है, हाँ ठीक है, मैं जल्दी से बहुत ज़्यादा खा खा करके मोटी हो जाऊँगी। आहन जो उसके गाल से अपने गाल को हल्का सा रब करते हुए कहते हैं, बदमाशी नहीं, ज़्यादा मोटी मत होना। श्रीजल जी कहती है, क्यों? आहन जो उसकी कमर को अपने हाथ से घेरते हुए कहते हैं, ज़्यादा मोटी होगी तो फिर सेक्सी नहीं लगोगी ना। श्रीजल जो आहन की बातों पर हल्का सा शर्माते हुए कहती है, मैं तो अभी भी सेक्सी नहीं लगती। आहन जो धीरे धीरे श्रीजल के पेट को अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, सेक्सी तो तुम हो श्रीजल, वो बात अलग है कि तुम दिखाना नहीं चाहती। श्रीजल जी कहती है, अगर आपका मुंह ठीक हुआ है तो मुझे आपको कुछ दिखाना है। आहन जो कहते हैं, क्या दिखाना है? और हो सकता हो कि तुम जो दिखाओ उसके बाद मेरा मूड खुद ही ठीक हो जाए। श्रीजल जो पीछे मुड़ करके आहन से बोली थी, लेकिन आहन की बातों का कुछ और ही मतलब था। श्रीजल जो कहती है, हाँ हो सकता है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आहन जो कहते हैं, चलिए।
श्रेजल जो काफ़ी खुशी खुशी अंदर की तरफ आती है और अपनी वार्डरोब से अपनी नोटबुक को निकाल देती है। आन जो से कहते हैं, ये क्या कर रही हो? श्रेजल जो कहती है, यही तो दिखाना है आपको, आइए आप बैठिए बेड पर। और फिर वो भी आकर के बेड पर बैठ जाती है। आन भी उसके बगल में आकर के बैठते हुए कहते हैं, तो तुम ये दिखाने की बात करी थी? श्रेजल कहती है, ये देखिए मैंने कितना ज़्यादा लिखा है और आपको पता है मैंने फिजिक्स के सारे सॉल्यूशन आराम से सॉल्व कर लिए। बस थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था मुझे, बट धीरे धीरे ना मैं फॉर्मूला वगैरह याद करके कल से वो भी सॉल्व करना शुरू कर दूँगी। वो क्या है ना कि काफ़ी टाइम हो गया 10th पढ़े हुए, तो सब भूल भूल गई हूँ। लेकिन आप परेशान मत होइएगा। और आज ना मैंने बायो भी पढ़ा और केमिस्ट्री भी पढ़ा। जैसे हान श्रेया की बातें सुनते हैं वो सारी बातों को तो इग्नोर कर देते हैं, मगर वो बायो पर फोकस करते हुए कहते हैं, बायो में क्या पढ़ा आज? श्रेजल जी कहती है, मैं प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ रही थी और साथ में कुछ एनिमल्स वगैरह के बारे में भी पढ़ी। हान जो कहते हैं, अच्छा तो इंसानों के बारे में कब पढ़ रही हो? श्रेजल जी कहती है, जल्दी पढ़ूंगी। अभी तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रही थी, किस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और फिर किस तरह से वो अपना खाना बना करके। आन जो उसकी बातों को लगातार सुनते जा रहे थे, वहीं आन की नज़र लगातार श्रेजल पर जा रही थी। श्रेजल जो अचानक ही कुछ बोलते हुए कहती है, आपको पता है हीरा परेशान हो गया था मेरे सवालों को सुन सुन करके, और उसने ना अपने हाथ को अपने सर पर रख लिया और अपने सर को ऐसे बच्चों की तरह हिलाते हुए कहता है कि इसको तो इतने क्वेश्चन करने होते कि मुझे पागल ही कर देगी। श्रेजल काफ़ी ज़्यादा आन के साथ अब कंफर्टेबल होना शुरू हो चुकी थी। श्रेजल जो काफ़ी ज़्यादा हंस हंस करके ये बातें बोल रही थी कि तभी आन कुछ नोटिस करते हुए कहते हैं, इधर देखना ज़रा। और ये बोल करके हान उसके चिन को हल्का सा अपने हाथों से पकड़ते हैं। श्रेजल जो कहती है, क्या हुआ? मैं सच बोल रही हूँ, आप वीरा से खुद जा कर के पूछिएगा, और आपके आते ही उसने बताया तो मुझे सच में उसे परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। कहता ना कि मैं कभी नहीं थकता हूँ, कभी नहीं थकता हूँ। आज तो मैंने इसे थका ही दिया। जहाँ श्रेजल लगातार अपनी बातों को कंटिन्यू किए हुए थी, वहीं आन की दो उंगलियां जो कि धीरे धीरे श्रेजल के चिन पर इधर उधर फिर रही थी। आन उससे कहते हैं, तुम ज़रा दोबारा से हंसना। अचानक ही आन ने थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में बोला था, जिससे श्रेजल एकदम से अपनी बातों को रोकते हुए आन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हो गया? आन जो कहते हैं, तुम हंस करके तो दिखाओ। श्रेजल जो कहती है, ठीक है, और फिर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहती है, ठीक है। आन जो कहते हैं, तुम हंसते हुए काफ़ी क्यूट लगती हो। श्रेजल जी कहती है, यही बोलना था। और फिर अपनी बातों को आगे कंटिन्यू कर पाती उससे पहले ही आन उसके गालों को पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, हंसती हो तो तुम्हारे चिन पर डिम्पल बनता है श्रेजल। श्रेजल जैसे ही सुनती है वो अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ 2 गड्ढे बन जाते हैं बस। आन जो कहते हैं, स्टूपिड, उसे गड्ढा नहीं कहते, डिम्पल कहते हैं। श्रेजल जी कहती है, हाँ वही जो भी है, आप मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ जो श्रेया के चिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐसे हंसते रहा करो ताकि मुझे तुम्हारे डिम्पल्स के दर्शन होते रहे। श्रेजल जोहान की बातों पर धीरे से अपने बालों को साइड में करते हुए कहती है, जी मैं कोशिश करूँगी। आहान जो कहते हैं, तो तुम क्या कह रही थी? और वहीं श्रेजल और आहान की बातें फिर से आगे कंटिन्यू होने लगती हैं। साथ ही श्रेजल ने इस वक्त ओवर साइज टी शर्ट पहन रखा था। श्रेजल काफ़ी ज़्यादा पतली थी और जिस तरह से उसने ढीला ढीला टी शर्ट पहन रखा था, उसका बाजू कभी उसके लेफ्ट साइड से नीचे गिर रहा था तो कभी राइट साइड से। आहान बार बार उसके बाजू को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी श्रेजल की बातें सुनते सुनते आहान की नज़र श्रेजल के शोल्डर की तरफ चली जाती है। श्रेजल अपनी बातों को आगे उनसे बताए जा रही थी कि आज सुबह से उसने क्या क्या किया है, मगर आहान की नज़र तो किसी और ही चीज़ पर टिक चुकी थी। श्रेजल जो अपने गिरे हुए बाजू को ठीक भी करने वाली होती है, लेकिन तभी आहान उसके हाथ को हटा देते हैं, जिससे श्रेजल का चेहरा आहान की तरफ मुड़ जाता है और वो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या देख रहे हैं आप? आहान जो श्रेजल के शोल्डर की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहते हैं, वैसे ये वीक पॉइंट और कहाँ है तुम्हारे पास? श्रेजल जो आहान की बातों को सुनते हुए कहती है, मेरे पास कोई वीकनेस नहीं है और ना ही कोई वीक पॉइंट है। मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि और भी स्ट्रांग बनूँ। आज उसकी बातों को सुनकर उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे वीक पॉइंट की बात नहीं कर रहा था, अपने वीक पॉइंट की बात कर रहा था जो मेरी वीकनेस बनने वाली है और इवन बन भी गई है। और आहान की नज़र अभी भी श्रेजल के उसी शोल्डर पर टिकी हुई थी। श्रेजल जो कहती है, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मेरे पास आपका कोई वीक पॉइंट नहीं है। और ये बोल करके वो बेड से उठते हुए कहती है, चलिए खाना खा लेते, वैसे भी पापा जी और सब लोग नीचे वेट कर रहे होंगे। आहान जो उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहते हैं, अभी तो जाकर के कुछ इंटरेस्टिंग बात शुरू हुई है और तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो। कुछ पूछा है मैंने तुमसे श्रेजल?
और ये बोल करके उसके कलाई को वो ज़ोर से पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींच देते हैं। वो खुद भी आकर के अभी साइड में बैठ चुके थे, जिससे श्रीजल डायरेक्टली उनके लैप पर जाकर के गिरती है। श्रीजल आहान की तरफ देखते हुए कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आहान जो उसके कमर पर अपने हाथ को धीरे धीरे फेरते हुए कहते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही या फिर तुम समझना नहीं चाह रही हो? मैंने पूछा तुम्हारी बॉडी में कितने मोल्स हैं? श्रीजल जी कहती है, मैंने कभी काउंट नहीं किया है। आहान जी कहते हैं, अच्छा कहाँ कहाँ, ये तो देखा होगा ना, मुझे बताओ। श्रीजल अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं बताऊंगी। आहान जैसे उसकी बात सुनते हैं, उसके गालों को अपने हाथों से पकड़ते हुए अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, नहीं बताओगी? क्या चाहती हो, मैं खुद चेक करूँ? श्रीजल जहान की तरफ देखते हुए धीरे से अपनी आंखों को आहान की नज़र से मिलाती है और फिर नीचे करते हुए कहती है, ये कैसा सवाल है और क्यों बताऊँ मैं आपको? आहान जी कहते हैं, क्योंकि मेरा हक है तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ जानने का। तुम प्यार से बताओ या फिर मैं खुद ही तुम्हारे। और ये बोल करके उसकी टी शर्ट की तरफ देखने लगते हैं, जैसे आहान की नज़र इस वक्त टी शर्ट पर गड़ चुकी हो और कभी भी वो श्रेया की टी शर्ट को निकाल करके उसके बदन से अलग कर देंगे। श्रीजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, आप। और फिर वो सामने की तरफ तुरंत ही अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहती है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मैं बता रही हूँ। और ये बोल करके वो आहान के जा करके सामने खड़ी हो जाती है और वहीं आहान भी उसे अब छोड़ चुके थे। श्रीजल जो पहले तो अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मेरे यहाँ राइट रिस्ट के पास है तिल। और फिर वो अपने गर्दन के पास पॉइंट करते हुए कहती है, यहाँ पर भी एक तिल है। साथ ही वो अपने शोल्डर के पास आकर के अपने हाथ को पॉइंट करते हुए कहती है, एक तिल यहाँ पर है। और फिर वो थाई पर अपने हाथ को रखती है और फिर पेट के पास। श्रीजल अपने पैर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, एक तिल नीचे भी है। आहान जो कहते हैं, बस। श्रीजल जहान से कहती है, बस एक और है। आहान जो कहते हैं, और वो कहाँ है? श्रीजल जो कहती है, वो गंदी जगह पर है, मैं नहीं बता सकती। आहान जो कहते हैं, पर मुझे जानना है। श्रीजल जो कहती है, मैंने कहा ना नहीं बता सकती वो। और फिर वो धीरे से अपने हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखती है, लेकिन झटके से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहती है, ये यहाँ कहीं है। आहान जो कहते हैं, क्या ये मोल्स शिफ्ट हो रहे इतना जल्दी जल्दी? अभी तो हाथ तुम्हारे नीचे थे। श्रीजल जो कहती है, हाँ वहीं आसपास है ना। आहान जो बेड से खड़े होते हैं और श्रीजल के सामने आते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है मोल्स का राज क्या होता है? श्रीजल जो कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। आहान जो कहते हैं, मैं बताता हूँ ना। और फिर हल्का सा स्माइल करते हैं और उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, वैसे मैंने सुना है कि पिछले जन्म में जहाँ आपके पार्टनर्स आपको किस करते हैं, मोल्स वहीं पर होते हैं। श्रीजल जैसे ही सुनते ही वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए आहान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या? आहान जो कहते हैं, और इससे भी अच्छी बात पता है क्या? श्रीजल जो कहती है, क्या? और ये बोल करके वो धीरे से अपनी नज़र को फिर से नीचे की तरफ कर लेती है। आहान जो से कहते हैं, मैं इस जन्म में भी तुम्हें उस हर जगह पर किस करने वाला हूँ जहाँ पर तुम्हारे दिल है, ताकि अगले जन्म के लिए भी मैं वो रिजर्व कर सकूं। आहान की बातें श्रेया को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से शर्म से पानी पानी कर चुकी थी। श्रेया तुरंत ही अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहती है, हमें नीचे चलना चाहिए, खाने के लिए लेट हो रहा है। आहान जैसे कहते हैं, तुम ऐसे चलोगी? कभी तुम्हारी टी शर्ट इधर से गिर रहा है उधर से गिर रहा है, ऐसे कपड़े खरीदते ही क्यों हो तुम? श्रेया जी कहती है, पहले मुझे लगा था कंफर्टेबल होंगे, लेकिन आहान जो कहते हैं, लकड़ी की तरह तो पतली हो तुम, ऐसे ढीले ढीले टी शर्ट पहन रखी हो। रुको। और ये बोल कर कि वो अपने वार्डरोब के पास जाते हैं और एक ब्लैक कलर की हुडी निकालते हुए उसे श्रेया को देते हुए कहते हैं, तुम ये पहनोगी? नीचे कुछ आलतू फालतू लोग भी आए हुए हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग तुम्हें इस तरह से देखें। उनके आलतू फालतू कहने का मतलब माहिर और यशवीर था। आइए जानते हैं आखिर कैसे होने वाली है डिनर। आइए जानते हैं आखिर पार्थिक और आयु का क्या हुआ और